जैसे कि यहाँ पर एक बायो का पेज बना हुआ है स्पेशली इनके लिए, और यहाँ थोड़ी सी डिटेल है, यहाँ पर नाम लिखा है और यहाँ पर पूरे एक बायो का पेज है, वहाँ पर लिंक किया गया है और इनके कुछ आर्टिकल्स का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इनके बारे में एक ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। तो यहाँ पर इनकी एक्सपर्टाइज की वजह से ये इनका जो EEAT स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं EEAT के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि ये EEAT क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गूगल की तरफ से दी गई कुछ गाइडलाइंस हैं। अब इन गाइडलाइंस का मतलब क्या है? इन गाइडलाइंस का मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो है EEAT पर एक तरह से खरी उतरती है, तो जो क्वालिटी रेटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को रैंक, आपकी वेबसाइट के लिए सजेशन दे सकते हैं कि ये वेबसाइट्स जो हैं ये अच्छा काम कर रही हैं, या आपकी वेबसाइट गूगल की नज़र में उसकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है। जिसके बाद होता क्या है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये जो EEAT है ये कोई रैंकिंग सिग्नल नहीं है, बट अगर ये आपकी रैंकिंग में हेल्प कर रहा है तो इसको आप रैंकिंग सिग्नल ही मान सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली इसको रैंकिंग सिग्नल नहीं माना जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को अगर आप प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो आपको उससे जरूर फायदा भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, EEAT का मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसका अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक्सपीरियंस का मतलब या तो आप उसकी हॉबी रखते हैं या आप उसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मतलब किसी न किसी तरह से अगर आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, जैसे अगर आप ट्रैवलर हैं तो अगर आप कहीं पर घूमने के लिए गए हैं तो आप प्रैक्टिक खुद से वहाँ पर गए हैं और आपको घूमने का शौक है, तो वो एक्सपीरियंस के अंदर भी काउंट हो सकता है। जैसे मैं किसी होस्टिंग की बात करता हूँ, तो अगर मैं किसी होस्टिंग को रेकमेंड करता हूँ तो मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपर्टाइज भी मैटर करती है। यानी कि कोई भी पर्सन थोड़ा बहुत किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ले सकता है, बट क्या वो उसके बारे में एक्सपर्टाइज उसकी है या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मुझे किसी हेल्थ टिप्स के बारे में बात करनी है, तो हो सकता है कि मैंने कहीं से कुछ चीज़ों को ट्राई करके देखा हो और उससे मुझे फ़ायदा हुआ हो, बट क्या मुझे उसमें एक्सपर्टाइज है। यानी कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको राइट ओपिनियन नहीं दे सकता, भले ही मैंने उसको यूज़ करके भी देखा हो। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड फैक्टर, जो कि है अथॉरिटेटिवनेस। इसका मतलब है कि क्या आपने उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपकी कोई अथॉरिटी है या नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं हेल्थ की बात करता हूँ, जैसे WebMD एक वेबसाइट है, हेल्थलाइन एक वेबसाइट है, तो इन वेबसाइट्स की एक पहले से अथॉरिटी बिल्ड हुई है, क्योंकि इनके पास जो है डॉक्टर्स हैं जो कंटेंट को रिव्यू करते हैं, तो उससे अथॉरिटेटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ट्रस्टवर्दीनेस। तो ट्रस्टवर्दीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं से कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो क्या आप उस एडवाइस पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले जो था ये EEAT नहीं था। इससे पहले इसको EAT बोला जाता था कि जो लास्ट E है, यानी कि जो एक्सपीरियंस वाला E है, इसे दिसंबर 2022 के अंदर इसके अंदर ऐड किया गया था। अब ये EEAT एक यूजर के लिए किस तरह से फायदेमंद है? देखिए, यूजर के लिए ये फायदेमंद इसलिए है, जैसे कि मान लीजिए YMYL के टॉपिक्स हैं, यानी कि योर मनी योर लाइफ, इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो वहाँ पर यूज़र के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम गूगल की नज़र से देखें तो गूगल का काम क्या है कि गूगल का काम ये है कि उसको जो भी बंदा वहाँ पर कुछ सर्च कर रहा है तो उसको सबसे एक्यूरेट रिजल्ट दिखाना, और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट के साथ साथ ऐसा रिजल्ट दिखाना जिससे उसको फ़ायदा भी हो। अब YMYL जो कैटेगरी है, यानी कि योर मनी योर लाइफ, वहाँ पर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन बंदा पढ़ लेता है तो उसको नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस पर कोई इन्फॉर्मेशन कोई बंदा पढ़ रहा है, तो वहाँ पर अगर उसने किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा था उससे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, जैसे कि हम ट्रेडिंग की बात करें या फिर किसी इस तरह की शेयर मार्केट की बात करें, तो वो बंदे ने कोई एडवाइस दे दी और आगे उस बंदे ने उसको यूज़ किया और वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है लॉस हो गया। तो ये जो है बहुत ही मतलब गूगल इसको सीरियसली लेता है। उसके बाद अगर योर लाइफ के अंदर हेल्थ की बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि मान लीजिए कोई मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ फेस के लिए और फिर मैंने उसको रेकमेंड कर दिया, लेकिन किसी दूसरे पर्सन की स्किन पर उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट हो गया, या किसी की लाइफ, जैसे कोई मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक वगैरह की सिचुएशन है और मैंने कुछ शेयर किया हुआ है, बट उसका उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे को उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो YMYL की कैटेगरी को गूगल जो बहुत सीरियसली लेता है और ऐसी वेबसाइट्स को बिल्कुल भी ऊपर नहीं आने देता जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब जो जिनका इन सभी के ऊपर एक तरह से कमांड नहीं है। मान लीजिए अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ 5-7 साइटें ही हैं जो ऊपर आती हैं, जैसे कि हेल्थ लाइन हो गया या फिर आपका WebMD हो गया। इस तरह से काफ़ी सारी 4-5-10 वेबसाइटें होंगी जो लगभग हर बार जो है फर्स्ट पेज पे रिपीट होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई वेबसाइट नहीं आ सकती। अगर नई वेबसाइट भी इन सभी मैट्रिक्स पे जो है एक तरह से इन सब मैट्रिक्स को फॉलो कर रही है तो वो भी आ सकती है, बट अभी उन वेबसाइट्स ने इनको फॉलो करते हुए एक तरह से अथॉरिटी को बिल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो क्वालिटी रेटर्स होते हैं, वो आपको आपकी वेबसाइट के बेसिस पे, यानी कि गूगल को जो है रिकमेंडेशन देते हैं। बेसिकली क्वालिटी रेटर्स क्या हैं, गूगल ने कुछ लोगों को एक तरह से अपनी सर्च रिजल्ट को सुधारने की एक तरह से जिम्मेदारी दे रखी है। तो अगर आपकी वेबसाइट EEAT पर अच्छी है तो वो आपकी जो वेबसाइट को है अच्छी जो है रेट करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी रेटिंग में है तो गूगल में जो रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो काम है एक तरह से आपकी वेबसाइट को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि रिकमेंड करने का काम है, वो क्वालिटी रेटर्स करते हैं। क्वालिटी रेटर्स क्या है, गूगल की तरफ से एक बनाई गई एक लोगों की कम्युनिटी है जो गूगल को उसकी सर्च रिजल्ट को सुधारने के लिए रिकमेंडेशन देती रहती है। तो हमें बेसिकली क्वालिटी रेटर्स को हमें ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, हमें EEAT पर ध्यान देना होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको इनका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि EEAT में एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस में कौन सी वेबसाइट किस तरह से काम कर रही है और आप क्या करके इस स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इसके अंदर वो है एक्सपीरियंस। तो मैंने जैसे अभी हमारे YouTube चैनल पर वर्डप्रेस की एक सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज के अंदर मैंने आपको एक होस्टिंग रेकमेंड की जो थी होस्टिंगर। अब मैंने आपको होस्टिंगर क्यों रेकमेंड की, क्योंकि हम खुद ही होस्टिंगर को काफ़ी टाइम से जो है यूज़ करते आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर होस्टिंगर पे एक रिव्यू भी लिखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये होस्टिंगर इंडिया रिव्यू है। तो ये मैंने हालांकि काफ़ी टाइम पहले लिखा था और इसको अपडेट भी नहीं किया गया है, तो इसको अपडेट करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है इसके अंदर, वाई आई शिफ्टेड फ्रॉम ब्लू होस्ट इंडिया टू होस्टिंगर। तो ये मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। पहले मैं ब्लू होस्ट इंडिया यूज़ कर रहा था जिसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से जो है अप टाइम नहीं आ रहा था, बार बार वेबसाइट डाउन हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोर वेब वाइटल का स्कोर का मेंशन किया है कि पहले क्या स्कोर था और होस्टिंगर को यूज़ करने के बाद स्कोर में कैसा इंप्रूवमेंट हुआ, स्पीड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, रिस्पॉन्स टाइम, और ये सब कुछ चीज़ें जो है मैंने इस पर्टिकुलर जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर शेयर की हैं। ये बताने की कोशिश की है कि मैंने इसको एक तरह से एक्सपीरियंस किया है। तो हम जो है मान लीजिए ये 2022 का पोस्ट है, तो मैंने 2022 से इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी भी मैं होस्टिंगर रेकमेंड करता हूँ। तो क्योंकि ये अच्छी होस्टिंग है और इससे पहले मैं ब्लू होस्ट इंडिया को मैंने यूज़ किया था इसी पर्टिकुलर कह सकते हैं वेबसाइट के लिए। तो रिजल्ट जो सही नहीं आ रहा था तो इसलिए फिर हमने इसको चेंज किया। आई थिंक ये वेबसाइट नहीं थी बट कोई वेबसाइट थी। तो पहले रिजल्ट ब्लू होस्ट इंडिया से सही नहीं आया, फिर हमने ये यूज़ किया। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मैंने उसको जो है रियल लाइफ में यूज़ किया है। इस आर्टिकल का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरह से आप एक्सपीरियंस को जो है दिखा सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। अब इसमें देखिए एक तो ये हो गया तरीका एक्सपीरियंस का। दूसरा क्या हो रहा है कि आजकल जो ना आपने देखा होगा कि गूगल के पहले पेज पे काफ़ी सारे फोरम्स रैंक करने लग जाते हैं, जैसे कि रेडिट हो गया या फिर कोरा हो गया। तो रेडिट क्यों रैंक कर रहा है उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा। तो फोरम्स इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि फोरम पे जो क्या है ना, लोग खुद शेयर करते हैं कि हाँ मैंने इसको यूज़ करके देखा था और इसको ये इस तरह से स्पीड आ रही है, ये आ रहा है, या को जो भी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो यूज़र ने जो अगर उसको रियल एक्सपीरियंस किया है तो इसी वजह से फोरम्स जो है रैंक करना
लग जाते हैं। तो फोरम्स के अंदर यूजर खुद का जो है एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर है एक्सपर्टीज। तो एक्सपर्टीज का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर नी पेन सर्च किया, नी पेन ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आ गई। हम ये वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है और ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये सभी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे हमेशा ही आती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है और इसमें कोई ऑथर नहीं है, बट इसके अंदर यहाँ नीचे देखिए लास्ट रिव्यूड ऑन 10/20/2023, तो मेडिकली रिव्यूड ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसको जो है मेडिकली रिव्यू किया गया है। अब इसके अंदर एक एडिटोरियल प्रोसेस का लिंक दिया गया है और हेल्थ लाइब्रेरी का लिंक दिया गया है, यानी कि एक पूरे एडिटोरियल प्रोसेस से गुजरने के बाद इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मेडिकली रिव्यूड बाय पूनम सचदेव। तो यहाँ पर किसी ने इसको लिखा, एडिटोरियल स्टाफ ने इसको लिखा और फिर उसको मेडिकली रिव्यू किया गया पूनम सचदेव के द्वारा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ देखिए इन्होंने जो है MD है और MBBS है, तो यानी कि ये इस फील्ड में इन्होंने जो है MD की हुई है या MBBS किया हुआ है, तो इसके बाद इनका जो है एक्सपर्टाइज बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पूरे बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड ने उसको रिव्यू किया है, तो इसीलिए इसका जो है अथॉरिटी यहाँ पर बन रहा है। तो एक्सपर्टाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी एक्सपर्टाइज है और ये भी एक तरीका है एक्सपर्टाइज दिखाने का। तो ये वाला तरीका जो ज़्यादा बेटर है, अगर आप एक सिंगल ऑथर कुछ ब्लॉग बना रखा है आपने, या फिर एक वेबसाइट पर आप ब्लॉग वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो आप अपना ऑथर का प्रोफाइल वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपनी अलग से इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बायो का पेज बना हुआ है स्पेशली इनके लिए, और यहाँ थोड़ी सी डिटेल है, यहाँ पर नाम लिखा है और यहाँ पर पूरे एक बायो का पेज है, वहाँ पर लिंक किया गया है और इनके कुछ आर्टिकल्स का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इनके बारे में एक ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। तो यहाँ पर इनकी एक्सपर्टाइज की वजह से ये इनका जो EE80 स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो फैक्टर है वो है अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को हम मान लेते हैं कि हाँ इसको इस बारे में जानकारी है और ये इसका एक तरह से एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट होने के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज दोनों को मिला के अब उसकी एक अथॉरिटी बन चुकी है। यानी कि जैसे मैंने अगर हेल्थ की बात की तो मैंने बोला कि WebMD है, हेल्थ लाइन है, तो मुझे पता है कि ये वेबसाइट्स जो हैं इनकी ऑलरेडी अथॉरिटी बन चुकी है। जैसे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो नील पटेल है, या फिर अगर हम SEO की बात करें तो सर्च इंजन जनरल है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इन्होंने अथॉरिटी बनाकर रखी हुई है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें SEO की तो यहाँ पर सर्च इंजन जनरल जो ये है, ये वेबसाइट सभी जानते हैं कि अगर SEO पे हमें कुछ लेटेस्ट जानना है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो हमें पता है कि नील पटेल की वेबसाइट है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम बात करें SEO की तो हमें पता है कि बैकलिंको एक वेबसाइट है, हम उस पर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये लोग इस फील्ड में पॉपुलर हैं। जैसे कि इंडिया में बात करें तो शुरू में ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें तो हर्ष अग्रवाल हैं, या फिर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल दीपक हैं। तो ये लोग हैं, इन्होंने ऑलरेडी यानी कि अपनी अथॉरिटी जो है वहाँ पर बिल्ड कर रखी है और इन्होंने अपनी एक तरह से ब्रांड बिल्डिंग हम कह सकते हैं अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब है कि क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं, यानी क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, क्या वो एक ऑनेस्ट रिव्यू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ट्रस्ट वर्दीनेस के अंदर आती हैं। अब मान लीजिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अगर हम सर्च इंजन जनरल का बात करें तो यहाँ पर देखिए जो भी SEO के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो है सही है। या फिर अगर हम बात करें हेल्थ वेबसाइट्स की तो हाँ हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन सही होने वाली है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर अप होती हैं इन फैक्टर्स से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट का जो EE80 स्कोर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वो फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना EE80 स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है ऑथर प्रोफाइल।
तो कोई भी वेबसाइट है वहाँ पर ऑथर का प्रोफाइल होना चाहिए। ऑथर की प्रोफाइल से ये पता चलता है कि किसने इस आर्टिकल को लिखा है और फिर जो है उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाए थे, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर जो ये हैं पूनम सचदेव, तो इन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल को रिव्यू किया है तो और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, तो यहाँ से जो है इनकी अथॉरिटी बनती है। तो इस तरह से आपने ऑथर का जो प्रोफाइल है वो अपनी वेबसाइट के अंदर जरूर ऐड करना है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हमारे पास स्ट्रिक्ट एडिटोरियल रूल्स। तो जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं या जो भी आपने कंटेंट लिखना है उसको आपने एक एडिटोरियल प्रोसेस के थ्रू लेके जाना है। अब एडिटोरियल प्रोसेस का एग्जांपल मैंने आपको इस वेबसाइट के अंदर बता दिया है। जैसे कि ये जो है इन्होंने यहाँ पर किसी को लिंक नहीं किया है, किसी ऑथर का नाम नहीं लिखा, बट इन्होंने यहाँ पर एडिटोरियल प्रोसेस का एक लिंक दिया हुआ है। तो एडिटोरियल पॉलिसी आजकल हर वेबसाइट पे आने लग गई है। तो एडिटोरियल पॉलिसी अगर आप अपनी वेबसाइट पर बनाकर रखते हैं तो इससे जो है एक अथॉरिटी बनती है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे WP बिगिनर एक वेबसाइट है, अब इस पर हम गए तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एक स्पेशल पेज ऐड किया हुआ है, देखिए एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स। तो भले ही ये किसी आर्टिकल को रिव्यू ना भी करें तो भी ये इसका लिंक दे सकते हैं कि हम इस एडिटोरियल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और फिर हमारा जो भी आर्टिकल है वो अपडेट या मतलब पब्लिश होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक आपको कोई एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे कोई भी हम एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए रिटन बाय एडिटोरियल स्टाफ एंड रिव्यूड बाय सैयद बल्खी, और सैयद बल्खी के बारे में यहाँ पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एडिटोरियल स्टाफ से जो आर्टिकल लिखवा सकते हैं और फिर खुद उसको या कुछ एक्सपर्ट्स लोग उसको जो है रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है अपडेट कंटेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है EE80 इंक्रीज करने के लिए। आपको अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना है। अब अगर कोई मेडिकल वेबसाइट है या जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो अगर वो अपडेट नहीं होगी तो फिर उसको जो है एक तरह से बेकार माना जाएगा। अगर हेल्थ की कैटेगरी है तो उसके अंदर एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर आपका आर्टिकल जो है अपडेट होना ही चाहिए। अब मान लीजिए मैं अगर इस ब्लॉग की भी बात करता हूँ तो ये जो है ये 2022 में लिखा गया था तो इसको अपडेट होना चाहिए था। यानी कि दूसरी जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर आप 1 साल के अंदर एटलीस्ट उसको अपडेट करें, वरना हेल्थ की कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 6 मंथ के अंदर अपने कंटेंट को जो है अपडेट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर लास्ट अपडेटेड भी लिखा आता है कि लास्ट इसको कब अपडेट किया तो वो भी जो है काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इसके अंदर है ब्रांड बिल्डिंग। तो ब्रांड बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, PR और ब्रांड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, बैकलिंक्स हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जो ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। बैकलिंक्स अगर कहीं पे होगा तो यानी कि आपकी वेबसाइट पर कहीं और दूसरी वेबसाइट से कोई बंदा आ रहा है तो वो एक तरह से रेफरेंस का काम करता है। रेफरेंस भी ब्रांड बिल्डिंग है। और गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर अगर आपका ऑथर का प्रोफाइल पब्लिश हो जाता है तो वो भी एक तरह से आपकी खुद की जो अथॉरिटी है वो बढ़ाता है। और फिर खुद अपनी वेबसाइट पर भी अगर आप उसी नाम से पब्लिश कर रहे हैं तो आपका E80 स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हम ब्लॉगर्स पैशन नाम के एक ब्लॉग की बात करते हैं। ये अनिल अग्रवाल का ब्लॉग है, ये इंडिया के ब्लॉगर हैं। अब यहाँ देखिए एज फीचर्ड इन लिखा हुआ है इन्होंने, तो यानी कि इन सभी वेबसाइट्स पर ये फीचर हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से ब्रांड बिल्डिंग का काम है। तो ये काम भी आपने अपनी वेबसाइट पे करना है। और किस तरह से कर सकते हैं, PR कर सकते हैं, बैकलिंक कर सकते हैं और गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी तरीकों से जो है आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूज एक्सटर्नल लिंक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लिंक जो है वो एक तरह से हमें, मान लीजिए मैं कोई डेटा लिख रहा हूँ, किसी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो एक रैंडम नंबर अगर मैंने वहाँ पे डाल दिया है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करने वाला है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर पॉपुलेशन के साथ एक अच्छी वेबसाइट का, एक अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक देता हूँ या फिर इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट जिस पे एक सेंसस किया गया हो वहाँ उसका एक लिंक देता हूँ, तो उससे जो है उस पूरे आर्टिकल की अथॉरिटी बनती है। तो आजकल आपने देखा होगा रैंक मैथ के अंदर भी एक एक्सटर्नल लिंक का एक ऑप्शन आता है, योस्ट के अंदर भी आता है कि आपने इसमें एक्सटर्नल लिंक ऐड नहीं किया है। और जितनी भी ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड करती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको हेल्थलाइन का एक कोई भी आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर हेल्थलाइन के किसी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हर आर्टिकल के अंदर, हर जो है सेक्शन के अंदर एक स्टडी का लिंक दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक लिंक दिया गया है। यहाँ देखिए इधर इंटरनल लिंक है, ये भी एक एक्सटर्नल लिंक है,
ठीक है। तो हर सेक्शन के अंदर एटलीस्ट एक जो एक्सटर्नल लिंक जो है वो ऐड किया गया है और साथ में उसके अंदर ट्रस्टेड सोर्स भी लिखा गया है। और अगर ये वाला हम आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर भी रेफरेंसेस दिए गए हैं, ये सभी जो हैं एक्सटर्नल लिंक्स हैं, रेफरेंसेस हैं। तो इससे जो है एक अथॉरिटी बनती है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखा है वो एक रिसर्च के बाद लिखा है, आपने ऐसे ही रैंडम अपने मन से कुछ भी लिखना शुरू नहीं कर दिया है, आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया है। और जब रिसर्च में आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उठाई तो उसको आपने वहाँ पर लिंक भी किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो आजकल यूज़र जनरेटेड कंटेंट काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जैसे कि मान लीजिए रिव्यू कर रहे हैं, आप खुद रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद आपने एक सेक्शन बनाया है जहाँ पर लोग भी बता रहे हैं कि हाँ मैंने इसको यूज़ करके देखा था, इसका रिस्पॉन्स इस तरह से है या फिर ये ऐसे नहीं है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्रिटिसिज्म हो, जो भी हो, अगर यूज़र जनरेटेड कंटेंट आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो वो आपके जो है EEAT स्कोर को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका एक तरीका हो सकता है आप कमेंट्स, लोगों को कमेंट्स के लिए बोल सकते हैं, आप एक फोरम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर लोग अपने जो भी उनके व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं, आप एक FAQ सेक्शन बना सकते हैं। तो जितने भी यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो आप अपनी वेबसाइट पर जैसे भी जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके EEAT स्कोर को जो है इम्प्रूव करेगा। और यही वजह है कि आजकल जो है फोरम्स रैंक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। गूगल ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी कोई ना कोई एक व्यू जो है वो गूगल पे आना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो ये भी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है सिक्योर वेबसाइट। तो सिक्योर वेबसाइट का मतलब है कि जैसे कोई अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं है या फिर अगर आपकी वेबसाइट पे कोई मालवेयर वगैरह है तो वो यूज़र को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई वेबसाइट गूगल पे रैंक करे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट को लगाया हुआ हो और आपकी वेबसाइट जो है कंप्लीटली मालवेयर वगैरह से फ्री होनी चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो EEAT स्कोर इंप्रूव होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी अल्टीमेटली जो है इंक्रीज होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।